तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान 2025 केमिस्ट्री क्लास 12 प्री बोर्ड पेपर जो आप लोगों को हो रहा है, वो उसका हम करेंगे इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन करेंगे, जिसका कोड है 347BCJ। और एक जो दूसरा वाला कोड का था वो मैंने करा के अपलोड कर दिया था पहले ही चैनल पे जा करके, वीडियोज वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। बहुत से बच्चे कमेंट करने लगते हैं सर ये वाली वीडियो, और वो वीडियो आप लोग वीडियोज वाले सेक्शन में जा करके देख लिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि कई ज़िलों में यही पेपर आ रहा है सेम टू सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक लवण का भार 60 है। लवण 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है, इसकी मोललता निकालना है। देखो मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार। देखो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी, नीचे विलेय का यहाँ पर विलायक का भार रहेगा किलोग्राम में। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा यहाँ पर मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार और इंटू यहाँ पर 250 ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखेंगे 1 0 2 0 और 2 0 ये कट गए, 6 से 6 कट गया और 25 यहाँ पर 55 25 और 5 दूनी 10 हो गया। और 5 से काटेंगे तो पॉइंट लगा के 5 चक्कू 20 कट जाएगा, यानी 0.4 मोल प्रति किलोग्राम आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान क्या है। तो मोल बटे लीटर सेकेंड या मोल गुणे लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अगला यहाँ पर देखेंगे के CO और फिर कोबाल्ट फिर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो के की होती है +1 प्लस कोबाल्ट की तो निकालनी है x मान लेंगे, प्लस 4 गुणे CO की कितनी है 0 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस का x 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगी कोबाल्ट की आ जाएगी -1, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर कह रहा है ये जो IPSC नाम लिखा है इसका कह रहा जो है नाम क्या होगा। देखो काउंटिंग करेंगे 1 2, देखो इसको लिख लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ CH3 नीचे भी CH3। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और नीचे 5। तो 4 नंबर पर देखो लगा है मेथिल, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 मेथिल और 2 नंबर पर OH और 4 नंबर पर OH 2,4 पेंटेन 2,4 डाईऑल। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंगा नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस बेंडिक्ट सॉल्यूशन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन में कौन नहीं मतलब होता है, तो इसका हो जाएगा सुक्रोस यानी चीनी। नेक्स्ट देखते हैं, एसीटोन की सांद्र या Cl तथा एकीकृत जिंक के साथ, जिंक लिखा है Zn के साथ अपक्रिया पर क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होगा CH3 CH2 CH3। अब मैं आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 का नंबर और खा नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए, जो मैंने पहले का ऑब्जेक्टिव वाला लगाया था वो इस तरीके से लगाया था और यहाँ पे 0.4 आया था। दूसरे वाले में मोल बटे लीटर सेकंड था, तीसरे वाले में x का -1 था। और इसी प्रकार से चौथे का यहाँ पे मैंने देखो 4 मेथिल 2,4 पेंटेन डाईऑल था और यहाँ पर अंगा का सुक्रोज था और इसका ये वाली पूरी रिएक्शन थी। आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे का खंड। यहाँ पर पहले तो हिमांक की अवनमन की परिभाषा लिखनी है। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, किसी विलायक में आवासशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W, जहाँ KF क्या है, जहाँ KF है अवनमन स्थिरांक और यहाँ पर स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार और कैपिटल M है अणुभार। अब यहाँ पर देखेंगे जो सवाल दिया था उसमें विलेय की मात्रा दी थी 1.5 ग्राम, कैपिटल W दिया था 60 ग्राम, डेल्टा TF दिया था 0.136 डिग्री, KF दिया था 18.6। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है पुट किया है और इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग 342 आया है जो सुक्रोज का
होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा था दूसरे का खा देखेंगे, मतलब पहले का, एक मिनट, ये हो गया पहले का एक, मतलब दूसरे का क्वेश्चन का चल रहा था, दूसरे का हो गया। और खा देखिए, खा में पूछा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसकी परिभाषा आप लोग लिख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन दिया था कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतने बोल्ट, सब बोल्ट दिए थे और कहा था इसको जो है घटते हुए क्रम में रखिए। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, -2.0 वोल्ट, फिर -0.67 मतलब 76 वोल्ट, फिर प्लस का उससे कम, फिर प्लस का 1.5 उससे भी कम। तो इस तरीके से BDCA ये जो है इस तरीके से ये बनेगा। अब इसका खंडगा देखेंगे। खंडगा में कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जैसे क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी बचे 21। 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 ये हो जाएगा। 2 2 4 6 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 3 21। या तो फिर आप लोग आर्गन का 18 होता है तो आर्गन लिख दीजिए और 3d3 लिख दीजिए, तो 18 3 तब भी 21 हो जाएगा। तो चाहे आप इतना लिखिए चाहे आप इतना लिखिए। इसके बाद इसी प्रकार से था कापर का। कापर का Cu+ का, तो कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29, लेकिन 1+ लगने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी बचे 28। तो आप आर्गन लिख दीजिए, यानी 18 यही हो गया, और 3d10 लिख दीजिए तो 28 हो गया। या तो फिर आप इस तरीके से करिए। इसी प्रकार कोबाल्ट का था, कोबाल्ट 2+, एक मिनट, हाँ कोबाल्ट 2+ था, तो कोबाल्ट का होता 27, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 25 बचे। तो 18 आर्गन के लिए लिख दीजिए, 3d7 लिख दीजिए, या फिर ये इतना बड़ा वाला लिखिए। फिर इसी का था डी विकल्प, सिलीनियम 4+, तो यहाँ इसका 58 होता, लेकिन +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 54 बचे। तो जीनान लिख दीजिए सीधे, या 54 होता, या तो फिर इस तरीके से इतना बड़ा आप लोग लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर घ था इसका कि विटामिन ए और विटामिन सी किस प्रकार सहायता करते हैं। तो विटामिन ए जो होता है यह दृष्टि प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैलेमिया जैसी बीमारी हो जाती हैं। स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, अंडे, पालक, पीले नारंगी फल और सब्जियां खाइए। विटामिन सी यह प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और घावों को भरता है। शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी और पायरिया हो सकते हैं। स्रोत है नींबू, आंवला खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, अंकुरित अनाज, संतरे, अंगूर, कीवी, टमाटर, आलू आदि खाइए। अब मैं इनके प्रश्न भी दिखाता चलता हूँ। तो देखिए ये थे दूसरे के का, इसका हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला, ये भी हो गया। अब इसका बाद देखते हैं इसका गा नंबर जो कि इंग्लिश में ऊपर दिख रहा है। गा नंबर ऊपर इंग्लिश में दिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर विन्यास करना था। तो ये मैंने चारों बता दिए। इसके बाद था विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसके महत्वपूर्ण स्रोत दीजिए, तो ये भी लिखवा दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे का खंड अभिक्रिया दी है, ए से बी और सी 2 उत्पाद बने, इसके लिए आंकड़े दिए गए हैं। एक दिया है टी सेकंड में 0, फिर 900, फिर 1800, मतलब देखो टी सेकंड में फिर ए सेकंड में। टी सेकंड में सांद्रता जब 0 थी, फिर ए सेकंड में इतनी हो गई, फिर टी सेकंड में 900, फिर इतनी, फिर ये। तो ये इसके लिए आपको सिद्ध करना कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर तीसरे का खा खंड, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अंतरा का सी यौगिक और कार्बोनिल समूह की संरचना। और फिर इसका गा खंड, एथिल क्लोराइड की क्रिया KOH से होती है और मिथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से होती है। और फिर घा खंड इसका IUPAC नाम लिखना है। ये चारों प्रश्न एक साथ करेंगे। चलिए इसके आगे का स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये तीसरे का खंड है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर समीकरण होती है ये वाली। फिर पहले t बराबर 900 सेकंड दिया था, तब 50.8 यहाँ पर दिया था पदार्थ की मात्रा। फिर AT यानी 19.7 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे 2.303/900 log base 10 और 50.8/19.7 दशमलव यहाँ हट जाएगा। और फिर ये सॉल्व होकर के कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगा इसका आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे समय अंतराल में टाइम दिया था 1800 सेकंड और मात्रा दी थी 50.8 और ये था 7.62 के लिए। और फिर ये इसको मैंने 1800 यहाँ रख दिया केवल, बाकी वही
यहाँ पे जो है चेंज कर दिया, बाकी ये सॉल्व होके ही आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चूँकि K1 और K2 जो दोनों आए हैं आंसर ये लगभग बराबर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 0.001052 ये भी लगभग बराबर है, इसलिए ये क्रिया प्रथम कोटि की क्रिया है। इसका घाखंड देखेंगे, IUPAC नाम लिखना था, CrNH3 का 3, H2O का 3 और Cl3। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो Cr लिख लिया, 3 गुणे ये अमोनिया का 0 होता है, 3 गुणे जल भी ये सूत्र है इसका 0, तो 3 गुणे क्लोरीन का -1, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा -3, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, क्रोमियम का हो जाएगा +3। तो लिखेंगे ट्राई एमीन, फिर ट्राई एक्वा जल के लिए, फिर क्रोमियम इसका केंद्रीय धातु परमाणु, फिर थर्ड, क्योंकि थर्ड आया तो थर्ड, और फिर क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। इसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें भी क्रोमियम है, तो ये देखो 3 गुणे के का होता है +1, फिर क्रोमियम का निकालना है, 3 गुणे इसका ऑक्जिलेट का 0 -2 होगा बराबर 0, तो 3 दूनी हो जाएगा -6, और ये 3 एक कम 3, 6 में से 3 जाएगा -3 और उस साइड चला जाएगा तो +3। तो इसके लिए भी लिखेंगे पोटेशियम जो बाहर है, फिर ट्राई ऑक्जिलेटो, और फिर ये क्रोमेट, और इसके लिए थर्ड। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 के काम में बताया गया है कि राउल्ट का नियम लिखिए और इससे अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं ये बताइए। तो किसी विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, ये राउल्ट का नियम होता है। PO - PS बटे PO बराबर n प्लस N। तो PO है जहाँ पर PN कह लीजिए विलायक का वाष्पदाब, PS है विलयन का वाष्पदाब, N है विलेय के मोल, और N है विलायक के मोल, और N प्लस N ये हो जाएगा विलयन के मोल। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर अणुभार निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे PO - PS बटे PO, और ऊपर हो जाएगा अणुभार यानी विलेय के मोलों की संख्या w बटे m, और नीचे हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, तो कैपिटल W बटे M वाला ऊपर चला जाएगा M कैपिटल M विलायक का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है, कैपिटल M विलायक का अणुभार है, स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है। अब देखते हैं चौथे का हो गया, यहाँ पे कौन सा था, चौथे का हो गया। अब देखूंगा चौथे का नेक्स्ट। अब चौथे क्वेश्चन का देखेंगे, खाखंड ईंधन सेल किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं समझाइए, उनके प्रयोग बताइए। फिर गा खंड है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय हैं, संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों। का तो हो गया था, खा और गा का आंसर देखेंगे, और फिर घा का आंसर देखेंगे। क्या होता है जब डी ग्लूकोज की क्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से कराते हैं, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से, ब्रोमीन जल से, और NH2OH से। तो चलिए देखते हैं, पहले खा फिर गा फिर घा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चौथे का खंड राउल्ट का नियम हो चुका है। अब ये ईंधन सेल, और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ईंधन सेल किसे कहते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग भी बताइए। तो ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्त है जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। स्पष्टीकरण, ईंधन सेल एक उपकरण है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है, यह दहन इंजनों की तुलना में अधिक कुशल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं, ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अलग किया जाता है, इसके माध्यम से केवल आयन प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। ये देखिए नोड पर अभिक्रिया होगी 2H2 + 4OH- तो हो जाएगा 4H2 + 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कैथोड पर अभिक्रिया 4 इलेक्ट्रॉन यही ग्रहण किए जाएंगे, 4OH- बनाएंगे। टोटल अभिक्रिया 2H2 + O2 एरो 2H2। अगर ये वाली सब कुछ लिखना है आपको। अनुप्रयोग इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, अंतरिक्ष यानों, पनडुब्बियों, सैन्य प्रयोगों में, बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, परिवहन क्षेत्र जैसे कि ईंधन सेल, इलेक्ट्रिक कारों में, आवासीय वाणिज्यिक भवनों के बिजली उत्पादन में। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न था, कारण देते हुए समझाइए, संक्रमण धातुएं उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय हैं, संक्रमण धातुएं एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो इनका हम लोग देखेंगे बारी बारी से। यहाँ पर पहला संक्रमण धातु था, उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अणुचुंबकीय कब बनाते हैं, जब उसमें
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मतलब पेयर के रूप में होते हैं यहाँ पर, जैसे ऐसे बिना पेयर के होते हैं, ठीक इस तरीके से होते हैं सिंगल टाइप, तो उनको हम लोग कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और युग्मित इस तरीके से होते हैं जोड़ा वाले। तो संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिन तत्वों यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर अणुचुंबकीय गुण भी बढ़ता है। दूसरा, संक्रमण धातुओं की कड़न एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। तो ये होता है किसके कारण? प्रबल धात्विक बंधन के कारण। संक्रमण धातुओं की कड़न एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच प्रबल धात्विक बंधन होता है और यह प्रबल बंधन आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के बीच मजबूत अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तीसरा देखते हैं, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं किसके कारण? तो डी संक्रमण के कारण। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इसमें डी संक्रमण होता है। जब संक्रमण तत्व यौगिकों पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के वापसी अपनी मूल अवस्था में आने पर 10 प्रकाश तरंगदैर्ध्य मुक्त होता है जिससे यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं, क्वेश्चन नंबर इसका घा देखेंगे, पहले चौथे का घा देखेंगे। ठीक, यहाँ देखेंगे चौथे का घा खंड कह रहा है डी ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखिए ग्लूकोज की अपक्रिया करा दिया है हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और गर्म किया तो बना है एन हेक्सेन और 6I2 आयोडीन और 6H2। फिर दूसरा था डी ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, तो यहाँ ब्रोमीन और जल का प्रयोग किया तो ये बन गया और 2HBr बना। इसी प्रकार डी ग्लूकोज की NH2OH यानी हाइड्रॉक्सीलेमीन के साथ अपक्रिया करा दिया है तो ये बना है ग्लूकोगजिम, ये इसका फार्मूला है, और H2O स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, अब आ जाओ 5वें का, अभी 5वें का स्टार्ट कर रहा हूँ। अब 5वें का यहाँ पे देखेंगे। 5वें में निम्न अपक्रिया एक सेल में होती है जिंक प्लस CO2 प्लस एरोCO प्लस जिंक 2+। दोनों इलेक्ट्रोड अपक्रियाएँ लिखिए। सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। ये चीज़ें इतने इतने वोल्ट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। 5वें के का पहला है ये। फिर ये खा खंड उदाहरण देते हुए क्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर बताइए। तीसरा है प्रथम कोट की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना है, अर्धायु की गणना कीजिए। और गा खंड उपसा संयोजन तथा समन्वय मंडल को समझाइए और इनके जो है समवायवी बताना है गा खंड में। इतने क्वेश्चन करते हैं एक साथ। तो देखते हैं 5वें का सेल के इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था, सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना। इलेक्ट्रोड अपक्रियाएँ यहाँ पर देखिए एनोड या पर ऑक्सीकरण की अपक्रिया लिखिए तो ये आधी अपक्रिया लिख दी गई। जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है और उसके बाद में कैथोड पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोबाल्ट। और फिर यहाँ पे ये देखिए दूसरे स्टेप में बताया गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड और एनोड के मानक अपचयन विभवों का अंतर होता है ऑक्सीकरण विभव, इसलिए ये तो दिया ही है माइनस इतना और ये दिया है माइनस का 0.28 वोल्ट। और फिर मुझे निकालना है फार्मूले से यहाँ पर ई सेल और ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड और एनोड और का मान रखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.48, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.48 वोल्ट। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न था अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर लिखिए। तो अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर एक तरफ मतलब गुण के आधार पर देखेंगे तो अपक्रिया की कोट और एक तरफ क्रिया की आणविकता। परिभाषा अपक्रिया की कोट की, यह दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग होती है। कोट आणविकता या प्राथमिक अपक्रिया के संतुलित समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। मान या शून्य भिन्नात्मक या पूर्णांक हो सकती है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। कौन? कोट नहीं, आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है और कोट शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। निर्धारण, यह एक प्रायोगिक मान है अपक्रिया की कोट और अपक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। उदाहरण, अमोनिया का विघटन शून्य कोट की अपक्रिया है। अमोनिया का विघटन यानी NH3 2NH3 तो ये हो जाएगा N2 + 3H2 और जबकि इसकी 2HI
H2+I2, इसकी आणविकता 2 है, मतलब इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, 1 और 2। ये हो गया क्वेश्चन का खा। देखेंगे खा खंड। अर्धायु की गणना करना, वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करना। प्रथम कोटि की क्रिया का यहाँ पर वेग स्थिरांक दिया हुआ है और मुझे निकालना है इसका अर्धायु काल। तो अर्धायु काल का फार्मूला होता है 0.6932 या 3 अंक ही ले लीजिए। तो इसको बटे के का मान यहाँ पे पुट करेंगे और भाग करेंगे तो आएगा 1.98 10⁻11 सेकेंड, या फिर इसको हम 2 भी कह सकते हैं, 2 गुणे 10⁻11 सेकेंड। फिर इसके बाद में गा खंड देखते हैं। उपसा संयोजन संख्या तथा समन्वयन मंडल को समझाइए। तो बारी बारी से देखेंगे। उपसा संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन सीधे जुड़े हुए दाता परमाणु यानी लिगेंडों की कुल संख्या को उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। और समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इस कोष्ठक के भीतर के पूरे भाग को समन्वय मंडल कहते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पूरा लिखा है इसी को हम लोग समन्वय मंडल कहते हैं, ठीक। और जितने इसके अंदर ये हैं इनको हम लोग बोलते हैं, क्या था ऊपर, उपसा संयोजन संख्या, ठीक। तो यहाँ देखते हैं दिए गए संकुलों के उपसा संयोजी समावयवी निकालने थे। तो देखिए इसका जो समावयवी होगा वो ये वाला लिखा गया है, कोबाल्ट की जगह क्रोमियम और इस यहाँ अमोनिया का 6 लिया गया है, क्रोमियम की जगह कोबाल्ट लिख दिया गया है, बस समावयवी बन गया, ठीक। इसी प्रकार से नीचे वाले का भी समावयवी Cu की जगह पर Pt लिख दिया गया है और बाकी वही सेम है, Pt की जगह Cu लिख दिया गया है, बस सेम है, समावयवी लिख दिया गया। यहाँ पर एक और आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे क्रोमियम की जगह कोबाल्ट लिख दिया गया है, कॉपर की जगह प्लेटिनम लिख दिया गया है, ठीक। तो इस तरीके से भी इसका समावयवी दिखा सकते हैं। अब देखते हैं घा खंड, क्वेश्चन नंबर घा। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रक्रिया में पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, ये है 5वें का घा खंड। शुद्ध एसीटोन बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए दीजिए और तथा सभी इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया क्या होगी। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। युग्मन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया। तो अगर ये नहीं करना तो एनिलीन में इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं के बीच 5 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए इन सब प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे शुद्ध एसीटोन बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो शुद्ध एसीटोन का निर्माण और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। शुद्ध एसीटोन का निर्माण कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन प्राप्त होता है। ये रही इसकी रिएक्शन CH3COO का होल्टोइड Ca, तो बनेगा CH3COCH3 और ये CaCO3। इसके बाद क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। यह एसीटोन, यह CH3CaCl3 में क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में बनाएगा CCl3COH। और इसका इधर की रिएक्शन ये रहेगी, ये पूरी इधर की रिएक्शन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये बन जाएगा क्लोरीटोन। फिर देखते हैं इसका 6 का नंबर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। युग्मन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया माने कपलिंग रिएक्शन माने जोड़ने वाली, या डाईओजोनियम लवणों की फिनाल या एनिलीन के साथ क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया है, इसे एजोरेंजक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है दिया गया है, इसकी रिएक्शन मैं भी अगले उसमें दिखा दूंगा। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया डायोजोनियम लवण के विलयन को कॉपर चूर्ण और संगत हाइड्रोजन अम्ल के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड बनाते हैं। ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे आ गई, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंसबर्ग अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया यह प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों के बीच अंतर करने के लिए उपयोग की जाती है। एमीन, बेंजीन, सल्फोनिक अम्ल, ये पूरा आप पढ़ लीजिए और ये इसकी पूरी रिएक्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अथवा वाला देखेंगे। अथवा वाला क्या है, नीलीन में इलेक्ट्रॉन रागी क्रियाओं के 5 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला है ब्रोमीनीकरण, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, इधर का मैं अभी नेक्स्ट उसमें स्लाइड में दिखा दूंगा। दूसरा नाइट्रीकरण, इसको आप लोग देख लीजिए। सल्फोनीकरण का पूरा यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और
सल्फोनीकरण की हो गई। उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया संभव नहीं है और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण संभव नहीं है। और इसके बाद में ये जो देख लीजिए वही चीज़ फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जो इस साइड का बच गया था वो पार्ट दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। ये फिर 7वां नंबर क्वेश्चन था, फिंकले-स्टीन अपक्रिया को परिभाषित करें। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में सैंडमायर अपक्रिया, ये है सैंडमायर अपक्रिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है फिर पूरा क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा, यहाँ पर ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 का ही चल रहा है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, मेथेनॉल, फिनॉल और मेथॉक्सी-मेथेन में कार्यात्मक समूह की संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। मेथेनॉल, फिनॉल, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मेथॉक्सी-मेथेन, ये पूरा आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लूकोज और सुक्रोज, निम्नलिखित युग्मों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए प्रश्न दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए। पहले ये था क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद में अब आने वाला है ये अपक्रिया, ये पूरी अपक्रिया भी आपको दिखाएंगे। तो फटाफट से देर नहीं करते हुए थोड़ा प्रश्न देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ये वाले भी प्रश्न थे, ये वाले भी मैंने आपको बताए हैं, अभी बता रहे हैं बाकी। इसके बाद ये क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन अपक्रियाओं को पूरा भी करना है और इन अपक्रियाओं के बाद में यहाँ इंग्लिश में ये प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी वाला नहीं है पार्ट। तो इसमें कह रहा है डिफरेंस करना है, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर करना है, एथिल एल्कोहल एसीटोन में, एथिलेमिन एनिलीन में, और फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड में, फार्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में। अथवा में है तो देख लेते हैं। तो पहले अथवा वाले देख लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर वाले देखेंगे। तो ग्लूकोज और सुक्रोज में मैं अंतर कर रहा हूँ। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर के लिए फेलिंग परीक्षण या टैलेंट अपकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर मेन आंसर यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज अपचायक शर्करा और फेलिंग परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है, लाल अवक्षेप बनाता है, ये इसकी रिएक्शन है। सुक्रोज जबकि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो यह परीक्षण में खरा नहीं उतरता है, जबकि ग्लूकोज खरा उतरता है, मेन इसका आंसर है। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल और एसीटोन में अंतर लिखना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मेन आंसर यहाँ पर है, एथिल अल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है, लाल रंग देता है, जबकि एसीटोन इस परीक्षण में खरा नहीं उतरता है। दोनों का हाइड्रोफॉर्म परीक्षण सकारात्मक आता है। तीसरा है एथिलेमिन और एनिलीन में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट असल में आंसर इतना ही लिख दीजिए तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। एनिलीन एक सकारात्मक डाइएजोनियम परीक्षण नारंगी लाल रंग देता है, यहाँ पे रिएक्शन लिखिए। एथिलेमिन इस परीक्षण में खरा नहीं उतरता है। फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के लिए यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए ये आंसर है, नीचे लिखा है मेन आंसर। फार्मिक एसिड टॉलरेंस परीक्षण चांदी के दर्पण में सकारात्मक परिणाम देता है, एसिटिक अम्ल सकारात्मक परिणाम नहीं देता है। फिर इसके बाद में फार्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन आंसर नीचे है। फार्मिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है, तो इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करता है। फार्मिक अम्ल करता है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ये देखिए रिएक्शन, आधी रिएक्शन आपको इसमें दिख रही है यहाँ तक, और आधी रिएक्शन आपको H2O से लेकर के यहाँ तक दिख रही है, CO2 तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अथवा वाला था उसका जो है पार्ट देख लेते हैं। जो 8वें क्वेश्चन का अथवा वाला था उसमें जो रिंग टाइप बनी हुई थी, जो फिनाल, एक सेकेंड, जो फिनाल इस टाइप बनी हुई थी ऐसे, और उसमें OH लगा हुआ था और प्लस डॉट डॉट इस तरीके से क्वेश्चन थे। उसका मैंने इस तरीके से लिखा है, फिनाल प्लस जिंक, तो ये बनेगा बेंजीन, C6H6 और ZnO अलग हो जाएगा। इसी प्रकार एनिलीन से बनेगा बेंजीन डाइओजोनियम, तो ये एनिलीन है, ये पूरी रिएक्शन है उसकी, आप लोग देख लीजिए। बेंजोइक अम्ल से बेंजोइल क्लोराइड बनेगा और डाई एथिल ईथर का जल अपघटन और ऑक्सीकरण होगा। तो पहले उत्पाद ए ये वाला बनेगा, फिर
नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके बी उत्पाद ये बनेगा। एक बार सभी लोग जोरदार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक भैया, लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और फिर ये तो थी लास्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 में रिएक्शन नहीं लिख पाए हो तो यहाँ पे आप लोग ग्लूकोज की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हाइप करें, शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।